बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, PSL स्पेशल ट्रांसमिशन हम जारी है और आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर जो बिस्मा मारूफ हैं, उन्होंने आज रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दी है। हमने देखा कि परसों फाइनल खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साउथ अफ्रीका को 19 रन से शिकस्त दी। आल्दो के पाकिस्तानी वुमेन की टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी बिट्स एंड पीसेस में थी, लेकिन हम जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं शायद वो उनसे नहीं हो पा रही। आल्दो के वो 2024 के जो वर्ल्ड कप है उसमें भी वो क्वालिफाई कर चुके हैं, बट फिर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क थे कि ये रेगुलर बेसिस के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस का होना बहुत ज़रूरी था। और इसके साथ साथ हमने देखा कि कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच सेकंड खेला गया। 1 रन से न्यूजीलैंड ने विक्ट्री हासिल की और ये तीसरी दफ़ा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है कि किसी टीम ने फॉलो ऑन के बाद टेस्ट मैच जीता हो, और इसे कहा जा रहा है कि शायद हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच भी बोला जा रहा है। इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है मनाजिर शेख और इजहार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। कैसे क्रिकेट की गहमा गहमी, हर जगह टेस्ट मैचेस भी, PSL भी, बट मेनली तो हम PSL की बात करते हैं। बिस्मा मारूफ की अगर थोड़ी सी बात करें तो काफ़ी अरसे से टीम को लीड कर रही थी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस भी उनकी कैप्टनसी में आई, बड़ी एग्रेसिव अप्रोच रखती थी, बट एज ए प्लेयर वो अब ओबियसली टीम का पार्ट होंगी। बट आपको लगता है कि नई जो यूथ लड़कियां आ रही हैं वो उस चीज़ को, लेगेसी को कंटिन्यू कर सकती हैं? आज खेलती हैं क्रिकेट शिकेट के? नहीं, मैं खेलती हूँ। और आपका जहाँ तक सवाल है क्या न्यू लड़कियाँ ज़रूर करना चाहिए, लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, कि वही वाली बात है कि हम एज अ कंट्री हम बहुत चीज़ों में इंटरटेनमेंट हो या बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हो फॉर गर्ल्स, हम लैक कर रहे हैं उसमें, तो पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है ज़रूर आएँ, अपना लोहा मनवाएं आके हर फील्ड में। हम देख रहे हैं इजहार कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। जो तमाम फैसिलिटीज़ लड़कों को दी जा रही हैं वो वुमेन क्रिकेट के हवाले से भी हम देख रहे हैं, चाहे उनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हों, एकेडमी के अंदर उनकी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर उनकी फैसिलिटीज़ की बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, उनकी अकोमोडेशन की बात करें, वो तमाम जिस तरह हम मेन के देखते हैं वो दिए जा रहे हैं। तो आप ये इनकी परफॉर्मेंस को किस तरह गेज करते हैं? ओवरऑल ये बहुत खुशाइन बात है कि जहाँ मेंस क्रिकेटर को जो सहूलियात फराम की जा रही हैं उसके पैरेलल सहूलियात विमेन क्रिकेटर को भी फराम की जा रही हैं। मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और इनको एक ऐसा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए जहाँ पर ये खुल खिला के अपने जोहर दिखा सके और अपने मुल्क के लिए, जैसे मेंस क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म करते हैं इसी तरह ये भी अपने फुल टैलेंट को विमेंस क्रिकेटर भी पे खेल सकें और नडर होके खेल सकें। बिल्कुल, फॉर मेन ये प्रॉपर एक करियर पाथ है जिसमें बच्चों को बचपन से, आप देखते हैं गली मोहल्ले में हमेशा क्रिकेट तो जरूर चल रही होती है पाकिस्तान में, तो उसी तरह लड़कियों को भी मोटिवेट करना चाहिए। असल में मैं इरफान भी थोड़ी बात करना चाहूँगा। जो टेस्ट क्रिकेट न्यूजीलैंड ने 1 रन से मैच जीता, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। जहां हम देखते रहे फ्रेंचाइज लीग का दौर है, PSL हो रही है, IPL हो रही है, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो रही है, SA20 हो रही है, T10 आ गई है, लेकिन फॉर प्योरिस्ट जो टेस्ट क्रिकेट का मज़ा होता है वो T20 या लिमिटेड ओवर्स का मज़ा नहीं होता। ऐसे ही तो जब टेस्ट क्रिकेट भी इतनी इंटरटेनिंग हो रही है, तेज़ एवरेज पे, तेज़ रन पर ओवर पे दोनों टीम्स खेल रही हैं और इतना नेक टू नेक, सेशन टू सेशन इस तरह के जो मैचेस हो रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। इज़हार देखें ना कि 3-4 साल से ये काफ़ी डिबेट हो रही थी कि टेस्ट क्रिकेट को एलिमिनेट कर देना चाहिए, T20 की हद तक रख दें, या ODI पे भी इवन क्वेश्चन मार्क है, उस पर भी बात होती रही कि वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बड़े क्रिकेटर हैं, तमाम जो लेजेंड्स हैं, जो गेम को समझते हैं, सबका मानना ये है कि असल जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। जो खूबसूरती आपको तमाम टेम्परामेंट की बात करें, विकेट्स की बात करें, विकेट पे खड़े होने की बात करें, लंबे स्पेल की बात करें, किसी क्रिकेट की आपने पूरी जिस्ट देखनी है, पहचान देखनी है, तो वो टेस्ट क्रिकेट में मिलेगी। और ये खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन थी हमें इस टेस्ट मैच के अंदर नज़र आई कि आपको फॉलो ऑन हो रहा है, फिर आप फाइट बैक करते हो और फिर वो 1 रन से जीतना। तो मेरा ख्याल है इतना इंटरेस्ट आपको तो शायद T20 में भी ना देखने को मिले। और ये क्रिकेट की बहाली के लिए, यहाँ हम जब टेस्ट क्रिकेट की खासतौर पर मेनली बात करते हैं, उसकी रेस्टोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर मैं क्रेडिट जहाँ न्यूजीलैंड को हम विक्ट्री का दे रहे हैं, इंग्लैंड को भी देना चाहिए कि जिस तरह हमारी डेड पिचेस के ऊपर आके उन्होंने क्रिकेट खेली और साबित किया कि हम सिर्फ खेलने के लिए नहीं आए, इसको जीतने के लिए भी आए और प्लस रिजल्ट ओरिएंटेड भी चाहिए। जिस तरह आपको याद होगा कि ब्रैंडन मैकलम ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने कोच बनने के बाद, उसने कहा मैं हर टेस्ट मैच में अपनी टीम को कहूँगा कि रिजल्ट चाहिए, ड्रॉ की तरफ हमारा कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, वुमेन क्रिकेट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कल एक बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि पाकिस्तानी हॉकी जो टीम प्लेयर थी
उसने आपने देखा होगा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की टर्की उधर से इटली जाने के लिए, तो वो समंदर के अंदर उनकी जो उसकी लहरों के अंदर आके कश्ती उनकी उसमें हमने देखा कि वो डिमोलिश होगी और वो भी बेचारी जाँ बाक होगी। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत सैड सिनेरियो है कि आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर को वैल्यू जब नहीं देते। वो बेचारी जॉबलेस थी, जो ज़राए के मुताबिक रिसोर्सेज नहीं थे, घर को चलाना मुश्किल था। उनको किसी ने बताया कि आप किसी तरह इटली आ जाएं, आपको कोई कोचिंग का हम एकेडमी की कोचिंग दे देंगे, क्लब की कोचिंग दे देंगे और आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि इतना सैड है ये पूरा सिनेरियो कि आप जो जिंदा कौमें या बड़ी कौमें होती हैं वो अपने हीरोज़ की कदर करती है, उसको वैल्यू करती हैं। तो जब आप वैल्यू अपने इंटरनेशनल प्लेयर को नहीं करोगे, वो बेचारा अपनी नॉर्मल लिविंग्स नहीं कर पाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप मैसेज जो यंगस्टर को, जो आने वाली नस्लों को बड़ा गलत दे रहे हो। और इस तरह ऑब्वियसली हमने मैन हॉकी के ऊपर भी बहुत अब मैं शो कर रहा हूँ, पहले भी काफ़ी बात की है। तो ये मेरा ख्याल है इट्स अ टाइम टू वेक अप फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, फॉर द नेशन, कि वो उठें और इस पे बात करें। आते हैं जी PSL की तरफ, क्योंकि PSL की डिस्कशन करते हैं। पहले मेरा ख्याल है बैटर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कल तो रेस्ट डे था, तो हम पहले टॉप 5 बैटर की बात करते हैं। नाइल बताइए ज़रा हमें। जी बिल्कुल इरफान, अब चल के देख लेते हैं कौन PSL सीजन 8 के टॉप बैटर्स हैं हमारे पास। तो ये आपके पास स्क्रीन पे नज़र भी आपको आ रहा है। और सबसे पहले लीड कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, 6 इनिंग्स खेल चुके हैं और टोटल उन्होंने 358 रन्स बनाए, हाईएस्ट उनका 110 है और उनका स्ट्राइक रेट 141 है। दूसरे नंबर पर आ रहे हैं लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान, 5 इनिंग्स खेल चुके हैं, 235 रन्स बना चुके हैं, हाईएस्ट उनके थे 96 और उनका क्या खूबसूरत स्ट्राइक रेट रहा है 172 का। तीसरे नंबर पर फिर से एक मरतबा हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स है रायली रूसो के साथ, 5 इनिंग्स खेल चुके हैं, 225 रन्स बना चुके हैं और 78 उनके हाईएस्ट थे। उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा गया और 166 का उनका है स्ट्राइक रेट। चौथे नंबर पर है हमारे पास कराची किंग्स के इमाद वसीम और उनकी हो चुकी हैं 6 इनिंग्स, 180 रन्स वो बना चुके हैं, हाईएस्ट उनका था 80 और स्ट्राइक रेट उनका था 176। और 5वें नंबर पर हम देख रहे हैं बाबर आजम को, 5 इनिंग्स खेल चुके हैं, 178 रन्स बना चुके हैं, 75 हाईएस्ट के साथ और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो इरफान यहाँ पे इंटरेस्टिंग तो इस वक्त हमें ये आज नजर आ रहा है कि आज जो चौथे और 5वें नंबर के हमारे टॉप बैटर्स हैं उनके बीच में काफी आज हम मुकाबला देखेंगे, देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा खेलता है। हमने कल भी मनाहिर डिस्कशन की थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिन प्लेयर्स का, जिन बैटर का एवरेज तो मैटर कर रही है, बट एवरेज के साथ स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना, तब भी ब्लेंड अच्छा बनेगा ना। ब्लेंड इसी तरह उनका कंप्लीट अगर कॉम्पैक्ट हम देखें तभी बनेगा कि अगर आपकी एवरेज अच्छी जा रही है तो साथ साथ आपका जो स्ट्राइक रेट है वो भी अच्छा हो। ऐसे रेली रूसो का देखा, फ़खर जमान का देखा कि एवरेज तो अच्छी है, साथ साथ स्ट्राइक रेट 172 का 166 है, इमाद का बहुत अच्छा है, 180 पे जा रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा रिजवान और बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में हम बात करते रहे कि ये शुरू में 100-110 की क्रिकेट खेलते हैं, ग्रेजुअली अगर ये आउट नहीं होते तो फिर उसको इम्प्रूव करके 125 पे लेके जाते हैं। बट उसका नुकसान ये होता है कि पहले ही जब पावर प्ले में आप यूटिलाइजेशन नहीं करते तो आप दूसरी टीम से 20-25 रन कम बनाते हो और बाकी टीम आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं बहुत स्ट्रगल करते हैं फिर एंड में आके उनको कवर अप कोप अप करने के लिए वो तेज खेलते हैं, फिर विकेट्स भी थ्रो होती हैं। तो इम्पैक्ट आपका क्या आता है उसका कि आपका जो एवरेज टोटल निकलता है या एंड टोटल जो निकलेगा उसमें वो कम होगा। तो ये नुकसानदेह एक चीज़ हम हौसला होती है। लेकिन ये नए लड़के आ रहे हैं, उस दिन हमने ताहिर बेग की इनिंग्स भी देखी और 1-2 कराची के लड़के की भी ओपनर की देखी, अब्दुल्ला शफीक की मेनली यस उनकी बात की, इसके अलावा साइम अयूब की बात की, मोहम्मद हारिस की हम डेली बात कर रहे हैं। ये लड़के अब अंडरस्टैंड कर गए हैं कि अब मॉडर्न डे इरा की क्रिकेट कैसी होगी और हमने इस तरह खेल के सर्वाइव करना है। अगर हम भी उसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो शायद हमारी टीम में इंक्लूजन नहीं हो पाएगी और विक्ट्रीज नहीं हम दिलवा पाएंगे टीम को। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा स्टांस है कि यंगस्टर इसको ऑन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अपनी गेम ऑफ जो क्रिकेट को है उसको मॉडर्न एरा के साथ मैच कर रहे हैं। अजहर आप ऐड करना चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, प्लेयर्स तो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट और अटैकिंग क्रिकेट हमने खेली है, लेकिन अभी भी जो मुझे नज़र आ रहा है टेंडेंसी नज़र आ रही है सेलेक्टर्स की, खास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो एवरेज के फिगर को ज़्यादा को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लेकिन इस हवाले से सेलेक्टर्स को भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है या थोड़ा जो क्राइटेरिया है उसको रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के लिए और इवन वनडे के लिए एवरेज का जो फिगर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज ये है कि आपने कितनी इनिंग्स खेली, उसमें कितना रन ऑन एवरेज आप स्कोर कर रहे हो। वेयर एज T20 के लिए मेरे ख्याल में एवरेज से ज़्यादा ज़रूरी आपका स्ट्राइक रेट है
फॉर सिलेक्शन टू सेलेक्ट अ बैट्समैन फॉर एज अ बैट्समैन, और एवरेज एक बेर मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एवरेज आपकी कम हो, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा बैट्समैन पिक करना है जिसकी एक तरफ एक ऐसा बैट्समैन है जिसकी 20 एवरेज है लेकिन स्ट्राइक रेट उसका 150 के करीब है, उसके अपोज कि आपके पास एक ऐसा बैट्समैन है जिसकी 30 एवरेज है लेकिन स्ट्राइक रेट 110 120 के करीब है, आपको डेफिनेटली वो बैट्समैन पिक करना चाहिए जिसकी 20 एवरेज है लेकिन स्ट्राइक रेट 150 के लिए, फॉर द सेक ऑफ T20। क्योंकि T20 में इतना टाइम नहीं होता, थोड़े महदूद किस्म के ओवर्स होते हैं। अगर आप स्लो क्रिकेट खेलो तो आप बाकी टीम्स के लिए मुश्किल इसमें ना दो चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि आपका 20 या 30 रन अगर आपने बैट्समैन ने किए, तेज़ किए, और उससे टीम जीत गई, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं एक्सेप्ट कि आपने 100 कर दिया, 80 कर दिया और आपकी टीम हार गई। तो एक तो परफॉर्मेंस से आपकी टीम के लिए कितने वो बेनिफिशियल है, ये मैटर करती है। दूसरा इसमें यह है कि ICC का भी क्राइटेरिया बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ICC जो अपनी रैंकिंग जारी करता है उसमें एवरेज के बेस के ऊपर करता है। अगर आप उनका लॉ देखें और उनका क्राइटेरिया देखें तो वो जिसकी एवरेज अच्छी होगी उसको वो वैल्यू करके उसको रेटिंग पॉइंट के अंदर लेके आते हैं और उसको नंबर 1 या नंबर 2 पे डिक्लेयर करते हैं, जो कि गलत है। उसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपको देखा होगा कि लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर बटलर ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, स्टोक ने बड़ी शानदार इनिंग खेल के अपने मुल्क को वर्ल्ड कप जिताया। उससे प्रीवियस वर्ल्ड कप के अंदर आप देख रहे होंगे कि क्या खूबसूरत वार्नर ने इनिंग्स कुछ खेली और अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया। और इसी वजह से आप देखेंगे कि वार्नर आपको टॉप 10 में नज़र नहीं आएगा, ठीक है, कभी टॉप 5 में तो एटलीस्ट नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आपको बटलर नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत एग्जांपल है, कॉनवे की बात कर लें और 4-5 ऐसे बड़े प्लेयर हैं, आप उनको देखेंगे कि वो आपको टॉप 3 टॉप 5 में नज़र नहीं आते। क्यों? कि वो हर मैच में तेज़ खेल के एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं, वो टीम को जिताना चाहते हैं। अगर उनका मकसद रेटिंग में आना है, रैंकिंग में 1 2 3 पे आना है, तो वो भी आउट ना हो, वो भी स्लो खेलें, अपनी एवरेज अच्छी रखें, सेट करें अपने आप को। तो ये मेरा ख्याल है एक चीज़ है जिसमें हमारे प्लेयर्स जो है ना थोड़ा लैग करते हैं। और मेरा इसमें मानना ये भी है कि आप एटलीस्ट हर टीम में एक प्लेयर होना चाहिए जो इनिंग्स को बिल्ड करे, वो एंकर करे, ताकि जैसे बाबर की हम बात करते हैं या रिजवान की बात करते हैं और इसी तरह हम विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली देखें उनकी टीम में एक प्लेयर है जो एंकर करता है, लेकिन जैसे ही रिक्वायर्ड होता है वो अपना गियर शिफ्ट भी कर देता है। वर्ल्ड कप में भी हम हमारे ये दोनों एक तरह के प्लेयर हैं। इसका आइडियल सिनेरियो जो, क्योंकि दोनों की जगह भी बनती है टीम में, होना ये चाहिए कि रिजवान जिस तरह सर्कल का यूज़ अच्छा करता है, रिजवान को हारिस के साथ या किसी शर्जील या फ़खर के साथ ओपन करनी चाहिए, क्योंकि फ़खर परमानेंट मेंबर है तो मैं फ़खर को ज़्यादा मार्जिन दूंगा इधर, और वो ओपनिंग पे जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। बाबर को अपना नंबर को ओडीए की तरह नीचे करना चाहिए, 3 या 4 पे आके वो थोड़ा मनूवर भी करे और फिर जब रिक्वायर्ड हो तो वो पावर हिटिंग भी बाबर की रिजवान की निस्बत अच्छी कर लेता है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी लेकिन ये बाबर के बारे में तो हम बात पूरे वर्ल्ड कप में ही करते हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद नजर तो नहीं आती ऐसी कि वो वापस देखिए अब चेंज होगा मिनाहिल, अब सिनेरियो चेंज होगा, क्योंकि अब आपके कोच जो हैं, जो डायरेक्टर हैं रादर, वो मिकी आर्थर हैं, और मैं जितना उनके साथ जानता हूँ, मैंने उनको काम करते देखा है, उनकी सोच मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से है। पहले आपकी रजीम भी चेंज थी, आपका चेयरमैन, आपका कोच, आपकी सारी मैनेजमेंट डिफरेंट थी। वो शायद इसी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही स्टेट ऑफ माइंड को समझते थे और चलना चाह रहे थे, बट ये जो है इनकी अप्रोच डिफरेंट है। और मेरा ख्याल है कि आपको ये ओवरऑल अब काफ़ी कुछ चेंज नज़र आएगा आपकी प्लान्स के अलावा। अब थोड़ी सी बात हम मेरा ख्याल बॉलिंग की भी कर लें। बताइए हमें प्लीज टॉप 5 बॉलर के बारे में। पीएसएल सीजन 8 के बॉलर्स कौन हैं? तो वो हम सबसे पहले देख रहे हैं वंस अगेन मुल्तान सुल्तान्स के एहसान उल्लाह। 6 इनिंग्स खेल चुके हैं, 131 रन उन्होंने कंसीड किए और 14 विकेट्स उन्होंने ली। इकॉनमी इनकी जा रही है 5.53 विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि एक ओवर के अंदर वो पूरे टोटल 6 रन भी कंसीड नहीं होने दे रहे। सेकंड नंबर पर हम देख रहे हैं लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी। 5 इनिंग्स वो खेल चुके हैं, 150 रन उन्होंने कंसीड किए और 10 विकेट्स उन्होंने ली। उनकी इकॉनमी जा रही है 8.33। थर्ड नंबर पर हम देख रहे हैं अगेन मुल्तान सुल्तान्स के अब्बास अफरीदी। 5 इनिंग्स खेल चुके हैं, 174 रन कंसीड कर चुके हैं और 10 विकेट्स ले चुके हैं। उनकी इकॉनमी जा रही है 9.75। एक मरतबा फिर से मुल्तान सुल्तान्स है 4th नंबर पे विद उसामा मीर। 6 इनिंग्स खेल चुके हैं, 166 रन कंसीड कर चुके हैं, 9 विकेट्स ले चुके हैं और साथ ही उनकी इकॉनमी चल रही है 6.91 की। और 5th पर हम देखते हैं मोहम्मद हुसनैन। 5 इनिंग्स खेल कर वो 155 रन कंसीड कर चुके हैं और 8 विकेट्स ले चुके हैं। उनकी इकॉनमी है 8.15। जी इरफान, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स हैं बहुत तगड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये उनकी डोमिनेंस नजर भी आ रही है कि 5 में से 3 उनके बॉलर्स टॉप कर रहे हैं। एहसान उल्लाह की हमने हमेशा बात की कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर के तमाम इंग्रेडिएंट्स उसके पास मौजूद हैं
और ये खूबसूरत चीज़ ये है, आप देखें अब्बास को देखें, बाकियों को देखें, तो वो यहाँ तो विकेट्स ले रहे हैं तो रन्स बड़े ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं। जैसे हारिस रऊफ की हमने बात की, काफ़ी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे हैं। हसन अली को भी हमने यही देखा कि थोड़ा अच्छा तो परफॉर्म किया, बट मोस्टली उनको 9 या 10 रन्स पर ओवर हो रहा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एवरेज कंसीडर की जाती है। एहसान उल्लाह की यूनिक चीज़ ये है कि वो ना सिर्फ विकेट्स ले रहे हैं, साथ इकॉनमी भी बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है उनकी, एवरेज भी शानदार है और इकॉनमी का भी उनका कॉलम बड़ा ज़बरदस्त है। और इसी तरह अब्बास अफरीदी का हमने देखा कि बड़ा शानदार खेला, बट विकेट्स तो ले पा रहे हैं, बट रन्स बड़े ज़्यादा दे रहे हैं। इसमें मुझे एक नज़र आ रहा है कि अभी आपको मेरा ख्याल है कि 2-3 मैचेस के बाद तबरेज़ शमसी ज़रूर नज़र आएंगे। मैं हमेशा उनको बैंक कर रहा था कि उनको टीम का पार्ट होना चाहिए। लास्ट मैच में वो आए, मैच जिताया और आया जो मैन ऑफ द मैच हुए, तो मेरा ख्याल है कि 3-4 मैचेस के बाद वो ज़रूर उन्होंने शुरू से स्टार्ट किया होता टूर्नामेंट में अपनी टीम्स के लिए। तबरेज़ शमसी कराची किंग्स के लिए खेल रहे होते, और एक और राशिद खान अगर वो लाहौर कलंदर्स के लिए शुरू से खेल रहे होते, तो आई एम श्योर ये टेबल इस तरह नहीं होता जिस तरह हमें नज़र आ रहा है। तो विद टाइम खास तौर पे पहले हमें ये नज़र आ रहा था पॉइंट्स टेबल में कि कुछ टीमों ने ज़्यादा मैचेस खेले हुए थे, कुछ टीमों ने कम मैचेस खेले हुए थे। अब ऑलमोस्ट तमाम टीम्स ने, किसी ने 5 मैचेस खेले हैं, किसी ने 6 मैचेस खेले हैं। तो जो ये हमारे टॉप बैटर्स, जो टॉप बॉलर्स हैं, वो काफ़ी हद तक प्रोपोर्शनेट हैं, ठीक नुमाइंदगी कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो मुल्तान सुल्तान बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, इसलिए उनकी नुमाइंदगी बॉलर्स में भी है और बैट्समैन भी है। थोड़ा चेंजेस भी ये फ़खर जमान के हवाले से हुई है जो हमें चेंज नज़र आ रही है। तो देखते हैं आगे क्या इसको बड़ा इंटरेस्टिंग। की तो अच्छी चीज़ ये है कि वो ओवरऑल पीएसएल में देखें तो सेकंड नंबर पे कामरान अकमल को क्रॉस करके सेकंड नंबर पे भी हाईएस्ट रन गेटर में आ रहे हैं, बाबर टॉप पे हैं। ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा कंपटीशन है हमारे प्लेयर्स के दरमियान। इसी तरह जिस तरह हम शुरू से बात कर रहे हैं कि टीम्स का कम्बिनेशन बनेगा, अभी भी देखें आप कि जैसे अभी टिम डेविड ने मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन करना है, ठीक है, आमिर की इंजरी थी, आमिर दोबारा आज वापस आ रहे हैं, उनसे बात हुई है, वो फिट हैं और वो ज्वाइन करेंगे। तो ये प्लेइंग 11 जिस टीम ने जल्दी डिफाइन कर ली, मुझे नज़र आ रहा है अभी तक कि लाहौर कलंदर एक ऐसी साइड है जिसको अब मालूम है कि हमारे 11 के 11 लड़के पूरे हैं, ठीक है, इन्हीं के साथ हमने स्टिक करना और हमने इवेंट खेला। और आप देख लें कि जैसे ही इंक्लूजन हुई सैम बिलिंग की और अब्दुल्ला शफीक की, जो कि शुरू मैचेस में मैं काफ़ी सोच रहा था, फिर उनसे बात भी हुई, वही वॉज नॉट वेल। जैसे अब्दुल्ला शफीक आई तो उनका टॉप ऑर्डर भी और स्ट्रेंथन हो गया। मिडिल ऑर्डर में जो हैरी ब्रुक का हमें लग रहा था एब्सेंस के बाद जो गैप है, वो सैम बिलिंग ने आके फिल कर दिया, तो उनकी लग रही है। इसी तरह मुल्तान सुल्तान की भी साइड पूरी कम्पैक्ट नज़र आ रही है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि एंड में फिनिशर वाले रोल में कोई लैक करते हैं। तो जैसे ही टिम डेविड ज्वाइन कर लेंगे तो मेरा ख्याल है उनका भी प्लेइंग 11 कन्फर्म हो जाएगा। और बाकी टीम हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस उस तरह नहीं है, और रीज़न भी यही है कि कोई ना कोई ऐसा बैटर, कोई बॉलर मिसिंग है उनकी टीम के अंदर। थोड़ी सी मैं बात इधर इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी कर लेता हूँ, आपका भी मैं उसमें इनपुट चाहूँगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक डार्क हॉर्स के तौर पे मैं शुरू से कह रहा हूँ आएगी और उड़ाएगी आके बाकी टीम्स को। ऐसी टीम जब परफॉर्म करती है तो वो बहुत अच्छा भी करती है, और जब कोलैप्स करती है तो एकदम भी करती है। जैसा लास्ट मैच में लाहौर के अगेंस्ट उन्होंने पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स हो गई है, 110 रन से वो हार गए। तो मेरा ख्याल है कि इनकी टीम के अंदर एक एंकर करने वाला प्लेयर ज़रूर होना चाहिए जो थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। इनके डगआउट में सोहेब मकसूद अभी बैठे हैं, ठीक है, तो वो ऑप्शन वो यूज़ कर सकना चाहिए, क्योंकि सारे हिटर हैं ना, आप देख लें टॉप से लेके बॉटम तक। आजम की बात करें, आसिफ की बात कर लें, और ऊपर मनरो की बात करें, तो सारे ही बैशर हैं। तो एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए, अगर थोड़ा सा रोकना भी पड़े, एक एंड संभालना भी पड़े, क्योंकि T20 के अंदर भी कई दफ़ा आपको कंट्रोल्ड एग्रेशन चाहिए होता है। आप ये नहीं है कि आते साथ पहली बॉल से ही हिटिंग स्टार्ट कर दें। जहां हम बात करते हैं एग्रेसिव रखना है, उधर कंट्रोल्ड एग्रेशन भी मैंडेटरी है। तो मेरा ख्याल है एक इस चीज़ में लैग करते हैं। दूसरा, उनका रुमान रईस का लास्ट मैच में इंक्लूजन नहीं थे, आल्दो मेरा ख्याल है कि जो ज़राए से पता चला शायद फिट नहीं है। उनका अगर टीम की एब्सेंस में उनका ना होना, वो भी बड़ा उनको डेंट किया। तो अभी ये जैसे हम बात करें कि प्लेइंग 11 जिनकी कंफर्म होती जाएगी वो उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे, और ख़ास तौर पे जिनका मर्जिंग परफॉर्म करेगा। मैं बहुत एम्फोसाइज कर रहा हूँ इस पर कि मर्जिंग आपके कैसा है। जैसे 7 को चांस दिया गया, बहुत रन कंसीड हो गए। इसी तरह इस्लामाबाद ने भी डाला तो बहुत रन कंसीड हो गए। तो आपको एक लड़का मर्जिंग आपका अगर तगड़ा है ना, कि जो इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर बेयर कर सकता है, क्योंकि ये है तो PSL लीग क्रिकेट है, बट प्रेशर इसका बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का है। तो वो मेरा ख्याल है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए इसमें? देखिए, नो डाउट इस्लामाबाद की यूनाइटेड की जब हम साइड देखते हैं, पाकिस्तान की तरह बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। ऑन देयर डे दे आर अनडिफीटेबल, लेकिन जब उनकी द प्लेयर्स आर नॉट ऑन सॉन्ग, दे डू नॉट परफॉर्म वेरी वेल। जो आप एंकर की बात करें, मेरे ख्याल में उनके पास एक एंकर की शेप में रासी वेंडरडसन है। इसके पास एक खसूसियत है कि ये
सिचुएशन के मुताबिक अपनी गेम को एडजस्ट करता है। ये जब विकेट्स गिर गई हो या स्ट्राइक रोटेट करने वाला टाइम हो, कंसोलिडेट करने वाला टाइम हो, पार्टनरशिप बिल्ड करने वाला हो, तब वो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रख सकते हैं। और जब अटैकिंग की बारी आती है तो इनके पास 2-3 ऐसी शॉट है जिनसे स्टॉक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, इनके पास जो नो डाउट रुमान रईस जो एक अच्छे हैं, फजल अल फारूकी अच्छे हैं, हसन अली अच्छे हैं, अबरार है तो ये बस एक अनप्रिडिक्टेबल, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस तरह परफॉर्म करेंगे। इंटरेस्टिंगली जो लाहौर कलंदर है, आपने बात किया कि उनकी एक ऐसी साइड है, इट इज़ द ओनली साइड एट द मोमेंट विच इज़ टिकिंग ऑल बॉक्सेस। उनकी बैटिंग लाइनअप भी सेटल्ड है, उनकी बॉलिंग लाइनअप भी सेटल्ड है। तो ये एक टीम है। एक और जो उनके पास एडवांटेज है, जो सेकंड लेग है, जो अभी जो आखिरी मैचेस होने हैं वो लाहौर में होने हैं और ज़्यादातर मैचेस लाहौर में खेलने हैं। तो क्राउड जो, और उनका हिस्टोरिकली लाहौर में रिकॉर्ड बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है और क्राउड भी उनके साथ है। तो इस टाइम तो क्लियर फेवरेट्स नज़र आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान स्टार्ट का बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़े अच्छे जा रहे थे, लेकिन आखिरी मैच में ऐसा उनके साथ हुआ, बहुत ही हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो कैसे कराची किंग्स से हार जाएंगे। वो कराची किंग्स 4th पोजीशन 4th पे थी, मुल्तान सुल्तान टॉप पे थी। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ PSL। ऑन द डे कोई भी टीम किसी भी टीम को अच्छी परफॉर्मेंस से हरा सकती है। और एक और अगर हम कराची किंग्स की बात करें, कराची किंग्स ने स्टार्ट स्लो किया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी लाइनअप थोड़ी सेटल हो रही है। पेसर का उन्होंने आकिफ जवेद को लेके आए, मोहम्मद आमिर भी अब फिट हो गए हैं, आमिर यमीन उनके पास है जी। जो तबरेज शमसी उनकी लाइनअप में आ गया, उससे बड़ी एक इसमें तो हम ब्रेक के बाद डिटेल में कराची किंग्स और ज़ल्मी के ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी बात हम ड्यू भी कर लेते हैं। ड्यू फैक्टर को हमने देखा कि ड्यू फैक्टर की वजह से जितने भी टीम्स थी वो टॉस जीत के चेस की तरफ जा रही थी। आल दो कि हमने देखा कि डिस्पाइट ऑफ इट वो मैचेस हारे भी, कई टीमें टॉस जीत के चेस किया बट वो नहीं कर पाए। बट मेनली सबकी कोशिश यही थी कि हम किसी तरह टॉस जीतें और चेस करें, क्योंकि ड्यू फैक्टर में आपको पता है कि बॉल ग्रिप करना मुश्किल होता है, बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है। बट अभी रिसेंट में जो लाहौर में मैचेस हुए, दोनों कैप्टन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग को प्रेफरेंस दी और हमने देखा कि लाहौर में उस तरह ड्यू नहीं आई जिस तरह हम कराची और मुल्तान में देख रहे थे। और अभी ये भी देखना है कि ये लेग अब सेकंड पार्ट इसका पिंडी में जा रहा है। पिंडी में मेरे ज़राए के मुताबिक ऐसा ही है कि उधर भी ड्यू फैक्टर इस तरह नहीं है, अगर आती भी है तो ज़रा लेटर पार्ट में नाइट में आती है। तो और स्प्रेस भी किए जा रहे हैं कि उसको मैक्सिमाइज किया जाए, मिनिमाइज किया जाए ड्यू के इम्पैक्ट को। ज़रा आप कैसे देखते हैं कि क्या अब ये अप्रोच जो टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग है उसी कंटिन्यू करेंगे कैप्टन या चेस को प्रेफरेंस देंगे? मेरे ख्याल में आपको अपनी स्ट्रैटेजी को देखना पड़ता है, आपको अपनी बैटिंग लाइनअप को देखना पड़ता है, आपको बॉलिंग लाइनअप को देखना पड़ता है। ये जो हम एक कन्वेंशनल विजडम चलता आ रहा है कि जी टॉस जीत के, आई एम श्योर जो शुरू में जो मैचेस हुए, जितने भी टीम्स आई उन्होंने टॉस जीता, पहले बॉलिंग ली और उनके बैक ऑफ द हेड यही था कि हम जो ड्यू होगा सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में, बॉलर से बॉल ग्रिप नहीं होगी, ना टर्न होगी, ना स्विंग होगी, तो इसको मद्देनजर रखते हुए वो चेस कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एवेलुएट किया और रिजल्ट्स को एनालाइज किया, रिजल्ट्स में ऐसा हमें कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं है, बल्कि जो टीम्स पहले बैटिंग करी थी वो ज़्यादा जीती थी। और T20 में मेरा जो एनालिसिस है अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, अगर किसी टीम ने 180 प्लस का टारगेट दिया है, दूसरी टीम से चेज नहीं हुआ इस टूर्नामेंट। रन इसका मतलब है कि रन हमेशा मैटर करते हैं और बोर्ड पे लगा हो तो चेस करना लिमिटेड ओवर्स में, खास तौर पे जो हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी है। अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके जो आज मैच खेला जाएगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ऑन और हम अब देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। जी आज मैच खेला जाएगा कराची किंग्स का और पेशावर ज़ल्मी का। इससे पहले अगर पॉइंट्स टेबल एक दफ़ा देख लें, तमाम टीम किस जगह पे स्टैंड कर रही हैं, तो फिर उसके बाद इस पे भी बात करते हैं। जी मनाहिल, पॉइंट्स टेबल सबसे पहले चलते हैं अपने पॉइंट्स टेबल की तरफ कि इस वक्त तक PSL सीजन 8 की कौन सी टीम कहां स्टैंड कर रही है। तो सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि लीड कर रही है लाहौर कलंदर्स। 5 गेम्स वो खेल चुके हैं और 4 वो जीते हैं और खाली वो 1 लॉस किया है उन्होंने, और वो है 8 पॉइंट्स के ऊपर। और ये वो खाली टीम है जिसने खाली अभी तक अपना 1 मैच हारा है। सेकंड नंबर पर आ रही है मुल्तान सुल्तान्स। उन्होंने 6 गेमें खेलकर खाली 4 वो जीत चुके हैं और सिर्फ 2 वो हारे हैं, और वो भी साथ ही हैं 8 पॉइंट्स पर। थर्ड नंबर पर हम देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। 5 मैचेस उनके हो चुके हैं, 3 वो जीत चुके हैं और वो 2 हार चुके हैं, और उनके हैं अभी 6 पॉइंट्स। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आ रही है हमारी आज जो खेलने वाली टीम है, वो है कराची किंग्स की। 6 मैचेस हुए, 2 जीते 4 हारे और उनके पॉइंट्स हैं 4।
इसके बाद आज की दूसरी टीम है पेशावर ज़ल्मी की। 5 मैचेस वो खेल चुके हैं, 2 जीते 3 हारे और उनके पॉइंट्स भी हैं 4। लास्ट पर अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं जो कि 5 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी सर्कमस्टांसेस उनकी चल रही हैं, सिर्फ वो 1 मैच जीत चुके हैं और 4 वो हार चुके हैं और उनके पॉइंट्स हैं 2। तो आज हम इरफान ये देख रहे हैं कि जो 4th और 5th नंबर की टीम्स हैं उनके बीच में मुकाबला होगा और अब थोड़ी सी मुझे लगता है एक फाइट शुरू हो जाएगी इनके बीच में कि कौन टॉप 4 पर आएगा। देखिए, जिस तरह हम डेली डिस्कशन कर रहे हैं और बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उनका फेवरेट्स भी हैं। जिस तरह जहाँ पे लास्ट सीजन छोड़ा था उसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया और वो टेबल पे भी टॉप पे, और लगता यही है कि ये इजीली थ्रू कर जाएंगी। इसी तरह मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इजीली थ्रू कर जाएगी, उनकी टीम अच्छी है। लास्ट टाइम की तरह कराची किंग्स तो इस दफा काफी अच्छा खेल रही है। लास्ट अच्छा उस तरह नहीं खेल रही, अभी तो हार्डली वो 2 मैचेस जीते हैं। थोड़ा अनलकी जरूर कहना चाहिए कि अच्छा खेलने के बावजूद भी मैच हारे, लाइन को पार नहीं कर पाए और लास्ट बॉल पे 3 मैचेस तो वो लास्ट बॉल पे हारे हैं। बिल्कुल 2 रन 3 रन थोड़े मार्जिन से तो वो कई रिजल्ट कुड हैव बीन गॉन इन देयर फेवर एज वेल, तो लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि वो नहीं जीत पाए और कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो आगे आ सकते हैं। बट मुझे जो क्लैरिटी नजर आ रही है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड भी थ्रू कर जाएगी। ये जो फाइट 4थे नंबर का स्लॉट है इसके लिए इन तीनों में फाइट होगी, जिसमें हम देख रहे हैं कराची, पेशावर और कोयटा इनमें फाइट होगी किसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है और 4 टीमें आप जानते ही हैं उसने आगे आना है। तो ये मेरा ख्याल है एक स्ट्रगल लगेगी और ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। इन तीनों में से अगर देखा जाए तो हमें लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं कराची किंग का मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, खासतौर पे जो लास्ट विक्ट्री उन्होंने मुल्तान से ली उससे उनका मोराल भी काफ़ी हाई होगा और वो उनको लगेगा कि हम इस तरह अगर बड़े मार्जिन से खासतौर पे मुल्तान सुल्तान से जीत सकते हैं तो हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है समहाउ अभी जो स्टैंडिंग नज़र आ रही है हमें ग्रुप टेबल के ऊपर, ये इसी तरह कंटिन्यू होती नजर आ रही है। तो आज की तो काफी हमें इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज भी नजर आएंगी। आपसे बात करते हैं सर, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। स्टार्ट कराची किंग्स ने बहुत बुरा किया था, पहले 3 के मैच तीनों के तीनों हारे, लेकिन जो आखिरी 3 मैचेस हैं उनमें से वो 2 मैचेस जीते हैं और 1 मैच उन्होंने लाहौर कलंदर को हराया और दूसरा मैच उन्होंने मुल्तान सुल्तान को हराया। ये दोनों ऑन पेपर PSL की सबसे तगड़ी टीम्स लग रही हैं। इससे शो हो रहा है कि फाइनली वो जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, आकिफ को लेके आए, आमिर यामीन को लेके आए, तो उनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी हद तक सेटल हो रही है। मोहम्मद आमिर भी इंजरी से वापस आ गए हैं, तो अब इनके पास आमिर भी हैं, आकिफ भी हैं, आमिर यामीन भी हैं, बेन कटिंग भी हैं। और बॉलिंग लाइनअप में अब जब इन्होंने तबरेज शमसी को इंट्रोड्यूस किया तो उससे स्पिन डिपार्टमेंट भी इनका काफ़ी मजबूत हो गया। अब इनके पास तबरेज शमसी भी हैं, इमाद वसीम भी हैं और साथ ही साथ शोएब मलिक ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। आप लास्ट मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 10 में से 8 विकेट्स स्पिन बॉलिंग से ली इन लोगों ने, तबरेज शमसी, इमाद वसीम और शोएब मलिक। लेकिन उसमें एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा ना, वो डे में मैच था, तो डे में आपको पता है कि सेकंड बैटिंग जब होती है, सनलाइट पूरी अपने रूज पे हो तो वो क्रैक्स आते हैं, स्पिनर को मदद मिलती है। अभी जिस तरह कराची की पिच थी वो डिफरेंट बिहेव कर रही थी, लाहौर की एंटायरली डिफरेंट कर रही है और पिंडी की और डिफरेंट करेगी। पिंडी का आप देखते हैं वो कैसा बैटिंग ट्रैक, तो ऑब्वियसली कोशिश थी कि अगर बनाया जाए ज़्यादा रन हो, बट उसके अंदर जो सॉइल है उसके अंदर टेंडेंसी है कि बाउंस अच्छा मिलता है, बॉल अच्छा कैरी करता है पिंडी की पिच पे। तो ये सारी कंडीशन के हिसाब से मेरे ख्याल चीज़ें चेंज होगी। दुरुस्त बात करें, पिंडी की जो पिच है वो कदरे तेज़ पिच है और उसका जो इवन हम रिकॉर्ड चेक करें PSL में तो जो पहले बैटिंग करने की एवरेज है वो एवरेज स्कोर 158 है और जो सेकंड बैटिंग करके जो बल्कि पहले बैटिंग करें तो एवरेज स्कोर 158 है और सेकंड बैटिंग करें तो एवरेज स्कोर 138 है। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि एवरेज बैटिंग स्कोर फर्स्ट 158 है 7 PSL मैचेस जो अभी तक पिंडी में हुए हैं, लेकिन उन 7 में से जो 5 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है पिंडी की पिच के। लेकिन जहाँ मैं बात कर रहा था कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि स्पिनर्स डे मैचेस में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन ओवरऑल आप हम इनकी बैटिंग लाइनअप देखें, बॉलिंग लाइनअप देखें कराची किंग्स की, तो दे हैव ऑल ऑप्शंस। पहले जब ये मोहम्मद मूसा को लेके आए और उनसे एंड्रयू टाई और जब फुलर खेल रहे थे तब इनकी पेस बॉलिंग कमज़ोर लग रही थी और तबरेज शमसी भी नहीं खेल रहे थे। अब तबरेज शमसी भी आ गया तो इनकी पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके अलावा इंटरेस्टिंगली जो तैयब ताहिर की इंक्लूजन है, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली लास्ट मैच में। उनकी और मैथ्यू वेड की जो पार्टनरशिप थी वो मेरे ख्याल में लास्ट मैच का बड़ा डिसाइसिव फैक्टर था। ऑन पेपर तो हमें लग रहा था कि शायद बहुत स्लो खेल रहे हैं कि, लेकिन पिच कुछ इस तरह की थी कि
उस पे 160 170 स्कोर अच्छा स्कोर था, और इस वजह से मुल्तान सुल्तान जो कि एक बहुत ही अच्छी बैटिंग साइड है, उनके लिए भी चेज करना बड़ा प्रॉब्लम बना। हाँ बिल्कुल, और अगर इनकी हेड टू हेड की बात करें तो टोटल दोनों टीमें 18 मैच खेल चुकी हैं, 5 कराची किंग ने जीते और हमने और देखा कि 13 ज़ल्मी जीत चुकी जगह है। वैसे तो वो बहुत टॉप पे है, बट अभी जो रिसेंट फॉर्म नज़र आ रही है उसमें लग रहा है कि हमें कराची किंग का बैलेंस थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। जैसे आपने बात की, बैटिंग थोड़ी सेटल हो रही है, खासतौर पे जब से मुझे लग रहा है कि वेड का उन्होंने रोल डिफाइन किया, और तैयब ताहिर ने जिस तरह की शानदार इनिंग्स खेली है, उससे उनका ओपनिंग तो बिल्कुल मैच्योर एक प्रॉपर आ गया। प्रॉब्लम मेरा ख्याल है जो फंस रहे हैं वो हैदर अली की परफॉर्मेंस का जिक्र करना पड़ेगा, और शायद हमें 2-3 सीज़न की बात करें तो ही वाज द ओनली फाइन इन बैटिंग, जिसकी हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को बैटर मिला, बट आई डोंट नो कि उस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है। हर लेवल पे पाकिस्तान की तरफ से भी इतना खेलने के बावजूद वो एक शेल में चले जा रहे हैं। 10, 15, 20 बनाते, पहले मैच में उसने बड़ी अच्छी 50 बनाई थी, बट कहीं ना कहीं जब वो रिक्वायर्ड होता है टीम को, वो एक ऐसी रैश शॉट खेलते हैं और जिसमें अपनी विकेट वो थ्रो कर देते हैं। और किसी भी बड़े प्लेयर के बनने के लिए ज़रूरी है कि अपनी विकेट की वो वैल्यू करे, उसकी एक प्राइस रखे। अगर आप इसी तरह किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपनी विकेट को थ्रो कर देंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। दूसरा मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब अगले आने वाले मैचेस में शोएब मलिक का भी होगा, क्योंकि शोएब मलिक परफॉर्म तो कर रहे हैं बट अपनी टीम को पार नहीं लेके जा रहे, वो अपनी टीम को जिता नहीं पा रहे, फिनिशिंग लाइन को कवर नहीं कर पा रहे। वो उनको जो उनका पास के अंदर ये चीज़ उनके साथ एसोसिएट भी की जाती है कि वो सिचुएशन को बहुत अच्छा रीड करते हैं, सिनेरियो के अकॉर्डिंगली खेलते हैं, तो वो उनके साथ एसोसिएट होती है। बट थोड़ा बहुत एज फैक्टर का भी रोल आ रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए इमाद जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहा है, और जितनी तारीफ की जाए इमाद की बैटिंग की, खास तौर पे बॉलिंग में तो वो हमेशा हम देखते हैं कर ही रहे हैं, बट बैटिंग के अंदर जिस तरह वो इवॉल्व हो रहे हैं, जितनी वो जोर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारे उनको क्रेडिट देना जितना देना चाहिए वो कम है। और हमने देखा कि 180 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले और एवरेज भी बड़ी शानदार, और टेबल के ऊपर वो नंबर 4 पे स्टैंड कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उनको मेरा ख्याल है कि अब दोनों को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर प्रो हैं, ये कैप्टन भी हैं, और इस तरह हम सब जानते हैं कि उनके पास तो 23-24 साल का शोएब मलिक के पास एक्सपीरियंस है, तो दिस इज़ टाइम टू पे बैक टू देयर टीम। तो ये मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉलिंग के अंदर भी अगर हम बात करें तो इनका कम्बिनेशन समहाउ वो बनता चला जा रहा है ग्रेजुअली। इमरान ताहिर से स्ट्रिक तो कर रहे थे, बट एज ज़्यादा है, 44-45 के वो हैं। तबरेज़ शम्सी का आना, मैं तो शुरू से कह रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इनके लिए, और ख़ास तौर पे जब पेस अटैक के अंदर आकिफ के साथ जब आमिर होंगे तो मेरा ख्याल है इनका जो पेयर बनेगा दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर का, वो बड़ा लीथल सा हो जाएगा। और फिर शोएब ने बड़ी अच्छी बॉल की है, माद बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं, तो एक बैलेंस साइड लग रही है। सिर्फ जो मुझे मिसिंग पार्ट लग रहा है वो कहीं ना कहीं शर्जील का लग रहा है, कि शर्जील की जो परफॉर्मेंसेज हैं कराची के लिए शुरू से हम देख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव खेलते हैं, बड़ा डेविस्टेटिंग किस्म के बैट्समैन है, उनका ना होना इनको डेंट कर रही है। और अगर वो फॉर्म में है तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं इनको स्टिक करना चाहिए शर्जील के साथ, और इसको कर सकते हैं कि हैदर की जगह पे मेरा ख्याल है जो भी सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं शर्जील के साथ स्टिक करें। अगर वो गिवन डे चल जाता है तो वो तो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाता है। एक और इनके लिए जो बड़ा लॉस है, अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि जेम्स विंस हैज बीन कॉल्ड बाय इंग्लैंड फॉर नेशनल टीम। तो डेफिनेटली जेम्स विंस ने अभी तक 175 के करीब स्कोर किया है, वो बड़ी शानदार और बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। जेम्स विंस की नहीं कमी महसूस होगी, उसकी जगह इन्होंने एडम रॉजिंगटन को स्लॉट इन किया है, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन और एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। ये है, अगर हम पेशावर ज़ालमी के बारे में बात करें, पेशावर ज़ालमी का बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, नो डाउट। आप देखिए इवन लास्ट मैच में भी उन्होंने 200 के करीब स्कोर किया। आप मोहम्मद हारिस, द मोस्ट एक्साइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर ऑफ PSL, बहुत अच्छा खेले हर मैच में। उनके जब भी वो क्रीज पे आते हैं एक एक्साइटमेंट हिट्स द रूफ, और मुख्तलिफ शॉट्स खेलते हैं, दलेर बैटिंग करते हैं, सिचुएशन की परवाह नहीं करते। साइम अयूब, उनकी बैटिंग भी बहुत एक इंटरेस्टिंग हो रही है, 2 50s कर चुके हैं, लास्ट मैच में भी उन्होंने 50 की। बाबर आजम भी ठीक खेल रहे हैं, थोड़ा वो इतनी अच्छी पेस पे, स्ट्राइक रेट तो उनका ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन टीम के लिए चिप इन कर रहे हैं। टॉम कोलर कैडमोर बहुत अच्छे, उन्होंने लास्ट मैच में बहुत, और इवन वाइल चेजिंग 240 अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स इन द लास्ट मैच, एक पॉइंट पे वो उन्होंने 10 ओवरों में 120 के करीब खेल लिया था। साइम अयूब और इसकी टॉम कॉलर कोऑर्डिनेटर की बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, लेकिन जो उनका लोअर मिडल ऑर्डर है, जिसमें राजा पक्षा हो गया, रोमन पावल हो गया और जिमी नीशम हो गया, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, एकदम से क्रम्बल कर गए थे। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। वो स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ओवर द लाइन नहीं लेके जा पा रहे।
ये एक इनका वीक पॉइंट है। एंड जब साइम अयूब की हमने देखा था ना लास्ट टाइम विकेट गिरी थी, तो फिर उसके बाद बस इट वाज ऑल डाउनहिल फ्रॉम देयर। एग्जैक्टली, मिडिल ऑर्डर में इनकी कोशिश तो कर रहे हैं, वैसे दानिश अजीन इनके डगआउट में है और हमने शानका है, फिर निशम है, तो ये सारे वो बैटर हैं जो फिनिशर के रोल के अंदर तो ज्यादा रनाउंड है, बट एक प्रॉपर जिसे बैट्समैन के तौर पे कहना चाहिए वो नहीं, इसकी कमी पूरी कर सकते हैं हारिस सुहेल। ठीक है, हारिस सुहेल एक हम जानते हैं कि बड़े सीजन बैटर हैं और हमने देखा कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए खास तौर पे वनडे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी, और डोमेस्टिक का भी बड़ा वो वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं। एक मेरा ख्याल है उनकी इंक्लूजन की तरफ सोचना चाहिए। और दूसरा पॉल के रोल को भी हम देख रहे हैं कि वो भी बड़े फेमस हैं, राजा पस्का बड़े फेमस हैं, ये दोनों पावर हिटिंग के और वो फिनिशर के रोल के टाइप के प्लेयर हैं। इनिंग्स को बिल्ड करने की तरफ अगर हम जाते हैं तो शायद वो उसमें लैग करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से शायद, लेकिन आपको ये भी मजबूरी है ना कि आपने 4 फॉरेन प्लेयर खिलाने हैं, तो नहीं तो अदरवाइज आप इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके शायद हारिस सुहेल को करते। तो इसमें मेरा ख्याल है पिक में कहीं ना कहीं एक और चीज मुझे शायद नजर आ रही है, ओवरऑल पीएसएल में हम मैचेस देखें जितने भी अभी तक हुए हैं, एक टेंडेंसी ये नजर आ रही है कि फौरन आते साथ ही हिट करना इतना आसान नहीं। हाँ। चाहे आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हो, आप फौरन आते साथ ही एक ओवर में 3-4 छक्के 10-15-20 ओवर वाला 15-20 रन वाला ओवर नहीं कर सकते ऐसे ही। तो लेकिन जो इस वजह से जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है सेटल इन होने में, इस वजह से वो हिटिंग भी बेहतर कर लेते हैं। इवन लाहौर कलंदर्स ने भी जब 240 स्कोर किया, उनके पावर प्ले में सिर्फ 40 के करीब स्कोर थे, और आगे जब सेटल हो गए अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, उन्होंने इवन जो रिजवान की इनिंग्स थी जो 110 की थी, उन्होंने स्टार्ट बड़ा स्लो था। ये एक टेंडेंसी नजर आ रही है। अब बात करते हैं पेशावर ज़ालिमी की बॉलिंग की, जहां बहुत वीकर है जी। एग्जैक्टली, जहां बैटिंग उनकी स्ट्रांग है, बॉलिंग लाइनअप पेशावर ज़ालिमी की कमजोर है। वहाब रियाज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, उन्होंने अभी तक 5 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स लिए और उनका जो इकोनॉमी रेट है दैट इज अराउंड 9.5 रन पर ओवर, बहुत ही हाई इकोनॉमी रेट है। और इवन लास्ट मैच में जो लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच था, मिनिस्ट्री का प्रेशर शुरू में तो नहीं आना शुरू हो गया। इरफान, वैसे एक और प्रेशर की बात है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, हम शुरू से सुन रहे हैं कि बहुत इनकी, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही थी कि इनके थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं आपस में, जब ये आते हैं दोनों मैदान में टीम, तो ये एक दूसरे से हाथ मिलाना पसंद नहीं कर रहे। कह रहे हो, हाइप काफी क्रिएट होगी पीएसएल से पहले जब कराची में थी दोनों टीम्स, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बात हुई बाबर से, इमाद से कि आप उस टीम से नहीं मिले, उन्होंने बाबर से कहा आप उनसे नहीं मिले, तो उन्होंने कहा ऐसी, वो ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बट हाइप मीडिया ने काफ़ी क्रिएट कर दी। और उसकी रीज़न सबसे बड़ी है कि जो इस तरह की लास्ट परफॉर्मेंस कराची किंग्स की थी बाबर की कैप्टनसी की वजह से, तो उन्होंने शायद खुद भी ये इंक्लाइंड थे कि मैंने इनकी कैप्टनसी नहीं करनी। ठीक है। और कराची के अंदर से भी काफ़ी प्लेयर्स की ये डिमांड थी कि ही शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम, ये इस तरह हमें लीड नहीं किया। और जो थिंक टैंक जो मैनेजमेंट थी उनका भी शायद यही मेरे ज़राए के मुताबिक था। तो ऑब्वियसली जब नई मैनेजमेंट में जब जाते हो तो प्रीवियस के दरमियान एक राइवरी तो आती है, और ख़ास तौर पे इमाद की बात करें तो इमाद इनकी कैप्टनसी के अंदर अब 1 साल से टीम में नहीं खेले, तो उसकी वजह से भी लोगों ने एक काफ़ी वो हाइप क्रिएट कर दी एक उसमें, क्योंकि इमाद ने बड़ा वाइब्रेंट होकर बोलना शुरू कर दिया था, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं टीम में क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं रखा जा रहा। और अभी वो उनका जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि मैं डिजर्व करता था। यस, वो नहीं, वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं ही रियली डिजर्व फॉर द टीम एज वेल, तो वो नजर आ रहा है। अगर इनकी थोड़ी सी बॉलिंग की लाइन अप की बात करें ज़ल्मी की, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं मुजीबुर रहमान को नहीं खिलाया जा रहा। जिस तरह हम बात की हमने कराची के लिए कि तबरेज़ शम्सी को होना चाहिए, उन्होंने आते साथ अपना मार्क छोड़ा। इसी तरह राशिद खान का हम छोड़ते तो मुजीब आपको पता है कि T20 का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है, और अगर उसकी इंक्लूजन का ना होना वो समय से बियॉन्ड है। इसी तरह किसी मैच में आप सुफियान को खिलाया, फिर आपने उस्मान कादर को 2 मैच खिलाए, बाकी नहीं खिलाए, तो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, आपने बिल्कुल ठीक है, वहाब रियाज का फॉर्म में ना होना, कि वहाब रियाज डेथ बॉलिंग के अंदर सबसे लीथल माने जाते थे और बड़े अच्छे रहते थे। अभी आपको लास्ट मैच में याद होगा 2 ओवरों में उन्होंने 7 रन दिए, नेक्स्ट 2 ओवरों में उन्होंने 40 के करीब रन खा लिए। तो जब आपका मेन बॉलर इस तरह पिटाई होती है, इतने रन कंसीड करता है, तो पूरी टीम पे प्रेशर आता है। वो बिल्कुल वो सारा प्रेशर ट्रिकल डाउन हो जाता है। जी, उसमें आप ये 2 चीजें कर सकते थे कि आप वहाब को, ये देखें यही तो टीम मैनेजमेंट या थिंक टैंक का काम होता है कि वो किस तरह प्लान करता है। आपको लग रहा है कि वहाब की वो पेस इस तरह नहीं है या वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो इनको चाहिए ये था कि उनके ओवर पहले करवा लिए जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो है, विकेट लेके देते हैं, शुरू में ले भी रहे हैं। आपको फिर वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमारे पास डेथ बॉलिंग के लिए कौन से बॉलर हैं। सलमान अरशाद मेरा ख्याल है स्लिंगिंग एक्शन है, बेहतर ऑप्शन है। 1-2 मैचेस में हमने देखा कि खुरम ने भी अच्छी बॉलिंग की, खुरम शहजाद को भी इंक्लूजन करके उसने एक मैच में जिताया भी अपनी टीम को मैच, तो उसको मेरा ख्याल है कंसिस्टेंट चांस देने की ज़रूरत है।
तो ये टीम सिलेक्शन जब बनाते हो ना, और उस्मान कादर की मैं इधर ज़रूर बात करना चाहूँगा, जिस तरह का उनका एक्शन है, वो जितनी फ्लाइट से बॉल करते हैं, उनको लेंथ में उनको प्रॉब्लम आती है, लेंथ प्रॉपर जगह पे उनकी गिरती नहीं है बॉल की। रन साल 2 होते हैं, बट जब आपकी 10 में से अगर 4 बॉलें भी सही जगह पे लाइन एंड लेंथ पे गिर जाती हैं, तो वो जितना बॉल उनका स्पिन करता है, गुगली बड़ी अच्छी उनके पास, तो वो प्योरली एक विकेट टेकर है। तो उनको टीम का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि लेग स्पिनर को एक्सक्लूड करना, जैसे उसामा मीर की हमने बात की, एक तरह का इनका स्टाइल है। उसामा मीर देखिए कई दफ़ा सम टाइम ही यूज्ड टू गिव मोस्ट ऑफ द रन्स, बट विकेट टेकर हर मैच में आपको देख रहे हैं कि वो क्रूशल विकेट लेके अपनी टीम को, मुल्तान सुल्तान को फ़ायदा दे रहे हैं। तो इस तरह ये इंक्लूजन भी इनकी टीम में मस्ट होनी चाहिए इनकमिंग ऑल द मैचेस। तो ये 2-4 चेंजिंग करके ये अपना बैलेंस आउट कर सकते हैं। अदरवाइज इसी तरह पिक एंड चूज वाला सिलसिलाकार करते रहेंगे तो जिस तरह की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, जितने रन इनको हो रहे हैं इस PSL का, और ओवरऑल PSL का हाईएस्ट रन भी इन्होंने करवा दिए। उसमें आप देखें ना, पॉल ने अभी हमने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देखा, उनसे बॉलिंग कराई जा रही है। निशम पार्ट टाइम बॉलर है, परमानेंट मेंबर नहीं है, निशम से ओवर करवाए जा रहे हैं। तो जब इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट करोगे अपने मैचेस के अंदर, और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम T20 के अंदर जीत जाएं और कुछ हो जाए, तो फिर वो मैजिक ही हो सकता है या कोई मेरेकल ही हो सकता है। इरफान आपने बिल्कुल दुरुस्त करा है। जो लास्ट मैच था जिसमें इन्हें 240 रन पड़े, उसमें अगर हम एक एक बॉलर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, अरशद इकबाल ने 4 ओवरों में 28 रन दिए। सिर्फ उनका सिर्फ इकोनॉमी रेट था 7.0। उसके बाद बाकी बॉलर्स में हम बात करते हैं। वहाब रियाज ने 45 रन दिए, उनकी इकोनॉमी थी 11.25। जिमी नीशम ने 42 रन दिए, उनकी इकोनॉमी थी 14 रन पर ओवर। उसके बाद साद मसूद ने 40 रन दिए 3 ओवरों में, उनकी ये भी वीकर लिंक थे, जैसे साद की बात की कि उन्होंने बहुत ज्यादा रन दिए। उन्होंने रन दिए 13। ये देखिए ये भी इमर्जिंग है, हमने बात की कि इमर्जिंग को अगर रन होंगे या उसको हाइड करना बड़ा मुश्किल है, उसको आप बेचारे को नहीं। इमर्जिंग तो हारिस नहीं है, ये ज्यादा इमर्जिंग। हारिस लास्ट ईयर खेला, ये इमर्जिंग है। हारिस तो लास्ट सीजन से इनके साथ है। इसमें 13 इनका 3 रन पर ओवर था। फिर सलमान इरशाद, उन्होंने 47 रन खाए, उनका इकोनॉमी रेट था 11.75 रन पर। रोमान पावल ने 2 ओवर्स दिए, उनका इकोनॉमी रेट था 18.5 रन। यानी अरशद इकबाल के अलावा तमाम बॉलर्स का इकोनॉमी रेट 10 से ऊपर था। हर बॉलर ने मार खाई। और आप बिल्कुल दुरुस्त करें कि रोमान पावल शायद ना बॉलिंग में कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एज एन ओवरसीज प्लेयर इनकी जगह शायद मुजीबुर रहमान को टीम में लेके आना चाहिए। उनके इंक्लूजन से टीम में बैलेंस आएगा। और उस्मान कादिर भी इस टूर्नामेंट में जितने भी 2 तरह के हमें पता है स्पिनर्स होते हैं, रिस्ट स्पिनर होते हैं, फिंगर स्पिनर्स हो रहे हैं। जो फिंगर स्पिनर है इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उसामा मीर ले लें, तबरेज शमसी ले लें, ये रेड स्पिनर है और ये अच्छा। और उन्होंने भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ उस्मान कादिर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो मेरे ख्याल में उस्मान कादिर की इंक्लूजन होनी चाहिए और रोमान पावल की जगह कोई ऐसा बैटर टीम में लेके आना चाहिए जो कंसिस्टेंटली बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सके। जी मिनाइल, आप कुछ पसंद करना? अच्छा इरफान, हमें आपने बताया अभी कि बाबर आजम नहीं चाह रहे थे कि वो भी चलें कराची किंग्स साहब, कराची किंग्स के प्लेयर्स भी चाह रहे थे कि बाबर आजम ना चलें उनके साथ, तो इसलिए वो पेशावर ज़ल्मी आए। बट अब हम देख रहे हैं कि इस सीज़न में पेशावर ज़ल्मी की नहीं अच्छी परफॉर्मेंस हो रही, तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बाबर आजम के लिए अगेन? देखिए बाबर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बाबर पे इसलिए प्रेशर है कि एक उनकी कैप्टनसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क इंटरनेशनल साइड के लिए भी है ना। जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी जब वो कैप्टनसी कर रहे हैं तो उस पर भी काफ़ी एक बड़ा ग्रुप बन चुका है लोगों का कि जो कह रहा है कि उनको कैप्टन नहीं होना चाहिए। PSL चाहे प्लेयर की सिलेक्शन के हवाले से बात करें, कैप्टन के हवाले से बात करें, जैसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट शादाब को किया जा रहा है, शहीन शाह को किया जा रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेते हैं, क्विक हैं, श्रूड हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से चलते हैं। तो ये इस पर बात हो रही है। इसी तरह बाबर का एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ, इसको मैं रिलेट करता हूँ मिसबाह हक के साथ। जैसे हम देखते थे कि वो एक सर्टन स्क्रिप्ट के तहत आते थे, उसी पे चलते थे, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं करते, और वही उनकी टीम में भी पेनिट्रेट होती हैं। पेशावर ज़ल्मी अगर प्रीवियस तमाम सीज़न देखें तो एक एग्रेसिव टीम मानी जाती थी और बड़ा वो एग्रेसिव नोट पे खेलते थे। इस दफ़ा हमें नज़र आ रहा है कि वो शायद वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो पहले पास में करते रहे। तो बाबर पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस तरह। और ये मेरा ख्याल है अगर किसी रीज़न से अगर ये क्वालिफाई नहीं करते नेक्स्ट राउंड के लिए, तो ये फिर एक समहाउ प्रेसिडेंट बन जाएगा कि बाबर की जो कैप्टनसी है उसमें वो क्रिस्मा, वो चार्म नहीं है और वो टीम की विक्ट्री के वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे। आप दुरुस्त बात करेंगे कि बाबर की कैप्टनसी में हमें वो जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज बैटिंग डिपार्टमेंट भी और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी शाहीन शाह अफरीदी के पास है, शादाब खान के पास है, वो शायद बाबर आजम के पास इस टाइम नहीं। अगर बाबर आजम के पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो वहाब रियाज पे रिलाई करें, वो अच्छा नहीं परफॉर्म करे। अगर कैप्टन
बॉलर आपका अच्छा नहीं परफॉर्म करे तो कैप्टन के पास ऑप्शंस भी ना हो तो कैप्टन के लिए परेशानियां होती हैं। नहीं, उसको फिर आप कंपनसेट कर सकते हो बैटिंग के अंदर ज्यादा रन्स करके। लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी के पास ऑप्शंस है, उनके पास खुद एज अ ओपनिंग बॉलर है, हारिस रऊफ है, जमान खान है, राशिद खान है, सिकंदर रजा है, तो और इसके अलावा शादाब के पास भी ऑप्शन ज्यादा है, रुमान रईस लेकिन है। उसमें मैं उसको एक्सक्यूज इसलिए नहीं मानूंगा कि जब आप ड्राफ्ट लेते हो ना, जब प्लेयर्स को पिक किया जाता है, तो अच्छे कैप्टन या थिंक टैंक जब बैठता है ड्राफ्ट के अंदर तो अपनी टीम को सिलेक्ट करता है, हमने ये प्लेयर चाहिए, तो अगर उधर भी मिस्टेक किया तो वो भी आपकी कंसीडर होगी। बात है कि इसका कितना बाबर का कितना इनपुट लिया गया होगा, कैप्टन का तो ऑब्वियसली होता है जी वो सिलेक्शन में। ड्राफ्ट लेकिन में। अभी जो मेरे ख्याल में रिसोर्सेज भी बाबर के पास इतनी नहीं है जो बाकी कैप्टन के पास नजर आ रही है। चलिए इस पे हम आगे डिबेट करेंगे। लास्ट नोट पे अपनी दोनों प्रेडिक्शन दे दें, क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतेगी आज? मुझे तो लगता है कराची किंग्स जीतेगी। जी सर, मेरा वोट भी कराची किंग्स के हक में। अदर दोनों की एक तो कराची किंग्स की साइड बहुत बैलेंस्ड है, पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग डिपार्टमेंट कमजोर है, इसलिए कराची किंग्स को है जहाज हाँ बिल्कुल, मेरा भी शायद आएगा जो करंट फॉर्म चल रही है और जैसा कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं और खासतौर पे आमिर की इंक्लूजन के बाद बिल्कुल, लगता तो यही है कि कराची किंग्स ज़्यादा फेवरेट है। ये आज का नाज़रीन मैच देखते हैं, उसके बाद फिर कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, पोस्ट मैच कल के मैच के वाले से भी डिस्कशन करेंगे और आने वाले मैच के वाले से भी डिटेल में बात होगी। अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।